वार्ता ये रही कि जो सर्फडम था, दास प्रथा थी, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हुई, सरकार बनी, एक कानून बना, तमाम चीज़ों में परिवर्तन आए। ये पूरा कार्यक्रम चला 1789 से। ये कितने दिनों तक ऐसा चला? ये जो नेशनलिज्म की थीम थी 1789 से 1799, ये 10 साल तक ऐसा चला। 10 साल के बाद क्या बदला? 1799 में क्या हुआ, ये जानने की जरूरत है। यूरोप के इतिहास में जैसे एक घटना थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसी ही एक दूसरी घटना थी 1799 में। एक नया नायक उभरा, अ न्यू हीरो केम इन पिक्चर एंड ही वाज नेपोलियन बोनापार्ट। और वो भी उन्हीं बातों को कहते हुए आया, लेकिन धीरे धीरे वो एक तरह का क्या बन गया? नेपोलियन की क्या रोल रहा? वो खुद में ही एक तानाशाह बन गया। वो अपने ही कानून की बात करने लगा, जिसको कि नेपोलियन कोड कहते हैं, नेपोलियन लॉ कह लो, नेपोलियन लॉ, नेपोलियन कोड। 1799 में 1799 में नेपोलियन आया और नेपोलियन रहा यहाँ तक। इसको बताने के लिए हम इस तारीख को जोड़ने के लिए इतनी बातें बता रहे हैं। नेपोलियन कब तक रहा? 1815 तक। यानी कितने साल उसका शासन रहा? 16 ईयर्स। 16 वर्षों में एक तरह की वही रूलरशिप रही, आ गई, जो कि मोनार्क किया करते थे। फिर नेपोलियन का जो कानून है वही चलेगा। सुधारवादी जरूर था, लेकिन वो अलग था। तो ये 16 वर्षों तक ये चला है। तब तक सब कुछ ठीक ठाक चला। यूरोप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो बनी रही, और बहुत कुछ एक तरह से जैसे दास प्रथा खत्म हुई। इसके अलावा जो गुलाम राज्य थे उनको मुक्ति मिली। अभी उन राज्यों का हम लोग जिक्र करेंगे। कई ऐसे स्टेट थे जो कि गुलाम थे, किसी न किसी राज्य के, किसी न किसी देश के गुलाम थे। 1815 में क्या होता है? नेपोलियन की हार होती है। वाटरलू के युद्ध में हार होती है। वो नेपोलियन जो कि विश्व विजेता बनना चाह रहा था, और वो दमखम उसके अंदर था भी, उसने बहुत कुछ किया भी, उसका नाम एक वीरों में ही गिना जाता है इतिहास में। वो नेपोलियन 1815 में हार गया। हराया किसने? मेनली ये देश थे, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। ये प्रूसिया को भी हम लोग बड़ा कम जानते हैं, लेकिन ये कभी बहुत ताकतवर था, प्रशा जिसको बोलते हैं। ये सारे देशों से मिलकर के युद्ध लड़ा और ये नेपोलियन हार जाता है। हार जाने के बाद नेपोलियन का जो सुधारवादी दृष्टिकोण है वो पूरा खत्म होता है। ये कहानी की तरह बात क्लियर होनी चाहिए। पूरी यूरोप का इतिहास, यूरोप की क्रांति का इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद का इतिहास, क्योंकि कोई भी चीज़ जब चलती है तो यूरोप से चलती है और फिर भारत में आती है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम देखेंगे तो लगभग 1848 तक जाते जाते चीज़ें काफ़ी कुछ बदलती हैं, और उसके 100 साल बाद ऑलमोस्ट हमारे देश में आज़ादी आती है। और वो भी नेशनलिज्म की एक पूरी कहानी है। ठीक है, तो नेपोलियन के हार के बाद वाटरलू के युद्ध में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है? 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1799 रूलिंग ऑफ नेपोलियन बिगिंस, उसका एंड होता है 1815 में इन द बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन हारता है। हराने वाले जो देश होते हैं वो होते हैं ऑस्ट्रिया। ये सारे जो है एक दिशा के देश थे, और ये सभी ताकतवर देश थे, खासतौर से ब्रिटेन और रशिया। अब ये क्या करते हैं? ये चारों देश मिल करके 1815 में उसको हराने के बाद एक ट्रीटी, एक संधि, एक समझौता या एक अपना कार्यक्रम
साइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वियना। व्हाट इज ट्रीटी ऑफ वियना? ट्रीटी ऑफ वियना है, अब हम फिर वहां जाते हैं इस शब्द पे, व्हाट इज दिस? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, किसी चीज को जब हम सुरक्षित करते हैं तो उसको प्रिजर्व करना कहते हैं, जैसे अचार वचार, मुरब्बा, जेली। और कंजर्व करना क्या है? प्राचीन पद्धति पर आना, प्राचीन विचारधारा पर आना, रूढ़िवादी विचारधारा, या जो विचारधाराएं समय के साथ रोक दी गई या जिनका विरोध हुआ। जैसे कि नेशनलिज्म जब आया तो नेशनलिज्म ने बहुत सी चीज़ों को ख़त्म किया, बहुत से देशों को जो गुलाम थे उनको आज़ाद किया, डायनेस्टीज़ को ख़त्म किया, मोनार्की को ख़त्म किया, जनता का शासन आया, जनता के हित का कानून आया, जनता के हित का टैक्सेशन आए, माप तौल के नियम आए। जैसे कि तुम्हारी बुक में भी होगा कि एक आदमी को एक सामान बेचने के लिए 5% 11 बार टैक्स देना पड़ता था। अगर सामान बेचना है, कुछ है तुम्हारी बुक में है कि 5% यहाँ 5% वहाँ, मतलब हर जगह कर का टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स ख़त्म हुआ। जब ये ट्रीटी ऑफ वियना बेसिकली बहुत बाद की ट्रीटी है, लेकिन बहुत पुराने ख्यालों की है। पुराने ख्यालों में क्या था? ये बर्बन जो डायनेस्टी है, इसको इन्होंने रेस्टोर किया। डायनेस्टी माने जो साम्राज्य होता है, जैसे राजा का राज्य, तो ये ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन इसको इन्होंने फिर से वापस लाया। टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकन बैक। नेपोलियन ने बहुत तेज़ी से अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, अपने राज्य का, उसको सारी वापस ले ली गई। ठीक है, अभी हम लोग नेशनलिज्म के बाद कंजर्वेटिज्म, इसके पहले क्या था? नेशनलिज्म के पहले मोनार्की, इसके बाद हम लोग आएंगे अंत में इंपीरियलिज्म पे। अगले जो बात होगी हमारी इंपीरियलिज्म की। इंपीरियलिज्म अलग चीज़ है, उसको विस्तार से बताएंगे। इंपीरियलिज्म के बाद आएंगे तो फिर इंडियन नेशनलिज्म पे आएंगे, क्योंकि हम भी एक इंपीरियलिज्म के ही शिकार थे। भारतवर्ष भी इंपीरियलिज्म का हिंदी होता है साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास, जैसे कि ब्रिटेन ने किया। ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में बढ़ाया और हमें भी गुलाम बनाया। परिणाम क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि ब्रिटेन को झुकना पड़ा और हमसे संधि करके या जिस भी तरीके से, ऐसा इस इतिहास में भी हुआ है। नो चेंज इन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, रशिया टू गेट पोलैंड। जो पोलैंड गया था वो उनको वापस मिल गया। इसके जो प्रोविजंस हैं वो हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा क्या हुआ, मतलब पहले इसको समझ लो, कंजर्वेटिज्म, पुरातन पंथी व्यवस्था को स्वीकार करना। कंजर कहेंगे अगर तुम में से गांव में एक आदमी बड़े आधुनिक ख्यालों की बात करता है और एक पुराने ख्यालों की बात करता है, तो पुराने ख्यालों की अगर कोई बात करता है तो उसको हम कहेंगे बड़ा कंजर्वेटिव आदमी है, बड़ा दकियानूसी है, बड़े पुराने ख्यालों का है, कहते हैं ना, दैट इज कंजर्वेटिज्म। और ये चीज़ जब एक प्रवृत्ति बन जाए शासन की, एक टेंडेंसी बन जाए, देन इट बिकम्स कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव शब्द है, द करेक्ट वर्ड इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एक सोच है, इट्स ए टाइप ऑफ एक्शन, और कंजर्वेटिज्म एक टेंडेंसी है, एक प्रकार है, एक विचार है कह लो। तो 1815 में नेपोलियन के हार के बाद पूरे यूरोप में एक तरह का संकीर्णतावाद का, कंजर्वेटिज्म का विकास होता है, जिसके चलते सारी चीज़ें जो धीरे धीरे क्रांतियों के चलते चलते सुधारी गई थी, वो सारी चीज़ें वापस आने लगती हैं। डायनेस्टी जो थी वो वापस हो गई, जैसे राजा की जगह प्रजा का शासन हो गया था, वहाँ राजा हो गया। फिर से वो दास प्रथा आ गई। चर्च की सुपीरियरिटी होती थी। चर्च यानी जो धार्मिक स्थल होते थे वो मतलब फतवा जारी करते थे। फतवा मीन्स एक तरह का, चर्च जो कहेगा वही करना है।
वो चर्च की भी शक्ति को ख़त्म किया गया था। हमने बताया था कि फ्रांस के कवियों ने जो गीत लिखे थे, अभी हम लोग आगे उसकी भी बात करेंगे। एक रोमांटिसिज्म की बात अभी आएगी, रोमांटिसिज्म की बात आएगी। उसमें किस तरह से कवियों, साहित्यकारों, लेखकों, चिंतकों, विचारकों ने अपने विचारों में एक ऐसी आग पैदा की, एक ऐसी सोच पैदा की, जैसे गीतों में बड़ा वो होता है, गीतों में बड़ी उत्तेजना होती है। वियतनाम एक छोटा सा देश है, वहाँ बहुत छोटा सा है और कई लड़ाइयों में वो जीता है। जैसे कि अभी रिसेंटली यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, बहुत छोटा सा, मतलब समझो एक समुद्र के आगे वो एक बूंद है। रूस के आगे, रूस के आगे कुछ भी नहीं है। रूस पूरी दुनिया को हथियार बेचता है, तेल बेचता है। यूक्रेन समझो बहुत ही छोटा सा एक मुल्क है और यहाँ का लीडर भी कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, वो एक कॉमेडियन है, एक एक्टर है। क्या है? जेलेंस्की। ही इज़ नॉट ए born leader, he is not a made leader, he was an actor, he was a comedian, but he created the history, he won the election, he become the prime minister है। क्या राष्ट्रपति है वहाँ पे? जेलेंस्की क्या है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति है। और उस आदमी ने नेशनलिज्म इतना भर दिया उसकी वजह से कि वहाँ के जो बूढ़े बूढ़े आदमी भी, वो घरों से निकल कर क्या कहे, हमें हथियार तो हम लड़ेंगे। और कोई अभी तक वहाँ से भागा नहीं है। लोग मर रहे हैं, बस्ती की बस्ती बम गिरा करके वो रशिया तबाह कर रहा है, लेकिन कोई वहाँ से भाग नहीं रहा है। और ये कई महीनों का युद्ध हो गया और इतिहास बना रहा है ये युद्ध। आने वाले इतिहास में ये यूक्रेन और रूस का युद्ध लिखा जाएगा। ऐसा ही एक देश हम वियतनाम है। वियतनाम में नेशनलिज्म आज भी इतना है कि वो कम्युनिस्ट देश है, वहाँ कोई हिम्मत नहीं करता है लड़ने की। क्यों नहीं करता? तुम जीतोगे क्या? वहाँ का हर आदमी मरने को तैयार है। अगर उनके देश पे आ जाए तो कहते हैं जब तक हमारे खून का आखिरी कतरा है हम लड़ेंगे। तो आप करोगे क्या? किसी देश को जीत के क्या पाओगे जब कोई आदमी ही नहीं बचेगा? तो इसलिए कोई नहीं जाता है। इतना नेशनलिज्म है कि वहाँ के जो स्कूलों की प्रार्थना होती है, वहाँ पे कोई देवता, भगवान या किसी का नाम नहीं होता। वहाँ होता है मेरे नाम तेरे नाम, वियतनाम वियतनाम। मेरे नाम तेरे नाम, वियतनाम वियतनाम। दिस इज द पोएम sung in the assemblies of the school colleges। तरह सबको सिकुड़ी सोच या पुरानी सोच के अनुसार व्यवस्था को फिर से उसी मतलब पुराने ढर्रे पर लाना, यह है कंजर्वेटिज्म, राइट। कंजर्वेटिज्म का दमन किया गया। जो नेपोलियन के ज़माने तक जो राष्ट्रवादी भावना थी, समाजवादी भावनाएं थी, छोटे लोगों को, छोटे और बड़े का भेद खत्म करने की भावनाएं थी, वो भावनाएं आकर के ट्रीटी ऑफ वियना से, यानी नेपोलियन के पराजय के बाद ट्रीटी ऑफ वियना के चलते इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई और पुरानी चीज़ों को लाने की कोशिश की गई। जब ऐसा किया जा रहा था तो क्या संभव है कि वो सारे लोग जो क्रांति किए थे पहले, वो सब लोग शांत बैठेंगे? जनता तो वही है। ये तो एक वर्ग आ गया शासन में तो उसने अपने नियम लागू कर दिए, तो नतीजा हुआ कि जनता का एक वर्ग इसमें विरोध करने लगा। और विरोध करने के बाद वो रिवोल्यूशनरी, जैसे बताया ना, रिवोल्यूशन मीन्स किसी भी चीज जो चल रही है उससे असहमति रख करके जब विद्रोह किया जाता है या बात को मतलब बगावत की जाती है तो दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, इसी से रिवॉल्वर भी बना है। रिवॉल्वर होता है ना, रिवॉल्व, घूमना। तो रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी बने। क्रांतिकारी क्यों बने? कारण वही था कि जो पुरानी चीज़ों का विरोध हो रहा था, पुरानी चीज़ों को लाया जा रहा था, उसके खिलाफ एक वर्ग विशेष था जो कि विरोध कर रहा था, जिसमें एक नाम आता है ये मैजिनी का। फिर से एक बार वही दौर आता है जो पहले चला था। नेशनलिज्म की भावना को एक बार लाया गया,
नेशनलिज्म आया, फ्रांस की क्रांति हुई, कई देश मुक्त हुए, पूरे यूरोप में इसका विस्तार हुआ, नेपोलियन उसका हीरो बना, फिर वह साम्राज्यवादी बना, नेपोलियन का समापन हुआ, फिर 4 देशों ने, ब्रिटेन, रशिया और प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वियना करी, और उसके तहत उन्होंने ये नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म वाला काम कह लो किया, राष्ट्रवाद का भावना के विरोध वाले काम फिर से कर दिया, जैसे डायनेस्टी सिस्टम लाना, चर्च को प्रदान करना, नए नए कर लगाना। तो जब ये स्थिति आई तो एक आदमी ये था मैजिनी, जो लीडर बना, बहुत सारे लोग लीडर बने। ये कहाँ के थे मैजिनी? ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि मैजिनी के इटली के थे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ दिशा दी, इन्होंने बहुत बड़े थॉट दिए। तो इनका नाम था गोसिपी मैजिनी, ठीक है। इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए, 2 ग्रुप बनाए ये क्रांतिकारियों के। कौन कौन से ग्रुप? यही सब सवाल होगा। पहले बनाया था यंग इटली, फिर बनाया, पहले अपने देश के लिए बनाया यंग इटली, और दूसरा बनाया यंग यूरोप। इटली केवल उनके अपने इटली तक सीमित था, और यंग यूरोप पूरे यूरोप के लिए था। यंग का मतलब है रिवोल्यूशनरी, मतलब क्रांतिकारी नौजवान, वो नागरिक जो कि राष्ट्रीयता चाहते थे, उनका उन्होंने एक ग्रुप बनाया, और नेशन स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने मैजिनी ने दिया था। तो जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे आगे जा करके, तो पूरा मैजिनी के थॉट्स पे, मैजिनी के विचारों पर एक पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी।